तो हमजा चिमाएव के UFC 294 के पोस्ट फाइट ऑक्टागन स्पीच के बाद काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी उठ गई है यूएसए के अंदर। साथ ही साथ इस्लाम महाचेव को वापस से रॉब कर दिया गया है, ऐसा कहना है उनके मैनेजर अली अब्दुलअजीज का। और ये इसलिए कहा है क्योंकि उनको वापस से पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग नहीं दी गई है और जॉन जोन्स को ही नंबर 1 पे रखा गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इस्लाम महाचेव की पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स की। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि इस्लाम महाचेव अपने यूएफसी के कैरियर पे एट अ पॉइंट यहाँ पर ऐसे चले गए कि सारी चीज़ें उन्होंने ऑलमोस्ट अचीव कर ली है। उन्होंने चैंपियन बनना था वो कर लिया, नंबर 1 कंटेंडर को हराना था, 2 बार अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा दिया। अभी उनको जो चीज़ चाहिए एज अचीवमेंट वाइज वो है पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 रैंकिंग। वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्लियरली इस्लाम महाचेवी और ये दागिस्तानी फाइटर्स के लिए। और वापस से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की यहाँ पर फाइट हुई उनकी और उन्होंने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को UFC 294 में हराया। उसके बाद भी यहाँ पर उनको पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग्स नहीं दी गई। ट्यूसडे का दिन है और आज के दिन UFC की रैंकिंग्स अपडेट होती है और अभी भी रैंकिंग में नंबर 1 पे है UFC के हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स और सेकंड नंबर पर आ चुके हैं इस्लाम महाचेव। इससे पहले वो 3rd नंबर पे थे और सेकंड पे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की थे। हुआ ये था कि जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ फर्स्ट फाइट थी वो UFC 284 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके अंदर ये स्टिपुलेशन रखी गई थी, एक अनसेट स्टिपुलेशन, कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उस समय पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर था, तो वो अपनी पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग लाइन पे डालने वाला था और इस्लाम महाचेव अपनी बेल्ट। हालांकि वहां पर इस्लाम महाचेव जीत गया बट स्टिल वहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ही नंबर 1 रिटेन कर गया था। फिर UFC 284 के बाद UFC 285 का इवेंट हुआ जहां पर जॉन जोन्स ने 3 साल बाद रिटर्न करा और उनके आने के बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को सेकंड कर दिया गया, इस्लाम महाचेव को 3rd कर दिया गया और जॉन जोन्स को सीधा नंबर 1 डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने फर्स्ट राउंड में जाके सिरिल गान को फिनिश कर दिया। इसी चीज के रिगार्डिंग इस्लाम महाचेव की टीम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नाराज है कि क्यों उनको पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग में नंबर 1 नहीं डाला जा रहा है। देखिए, पाउंड फॉर पाउंड की जो रैंकिंग होती है वो पूरी तरीके से UFC डिसाइड नहीं करती है। वो मीडिया के जो मेंबर्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में एक यूनानिमस वोटिंग करते हैं और उसके बाद इसको डिसाइड किया जाता है। तो बेसिकली मीडिया के जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग पे रहेगा। ये रैंकिंग के ऊपर कोई बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते कि आपको चैंपियन होना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फाइटर्स भी हैं जिसमें जो चैंपियन नहीं है, स्टिल यहाँ पर पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग्स में है। साथ ही साथ यहाँ पर चैंपियनशिप होने के बाद भी डिफेंसेस, नंबर ऑफ डिफेंसेस भी मैटर नहीं करते हैं। टोटल यहाँ पर चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज रहती है सर्कमस्टेंस के हिसाब से और मीडिया वोटिंग पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। और भाई पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर जब तक जॉन जोन्स फाइट कर रहे हैं तो उनको जॉन जोन्स को यहाँ पर कोई डीथ्रोन कर सकता है पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग से। क्योंकि आप देख सकते हो हबीब भी जब फाइट कर रहे थे और हबीब की फाइनल फाइट थी तो उनको भी बस एक बार डाला गया था, वो भी हबीब ने बस रिक्वेस्ट करी थी इसलिए हबीब को नंबर 1 पे डाला गया था, वरना हबीब भी नंबर 2 पे ही रह चुके थे। और भी आपको एग्जाम्पल डालूं जो फाइटर्स के जो जॉन जोन्स को पीछे नहीं कर पाए, जैसे कॉनर मैग्रेगर को ले सकते हो। कॉनर मैग्रेगर जब अपने प्राइम पे था वो भी नंबर 2 तक ही जा पाया, नंबर 1 पे नहीं जा पाया क्योंकि जॉन जोन्स वहां पर थे। और जॉन जोन्स नंबर 1 की रैंकिंग तभी खो पाए थे जब वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गए थे और बहुत ज़्यादा फाइट नहीं कर रहे थे 2019 के बाद से। उसके बाद ही जॉन जोन्स थोड़ा पीछे आए थे और बाकी सारे फाइटर्स जैसे कमारू उस्मान, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, ये सारे को चांसेस मिले थे नंबर 1 होने के। अभी के हिसाब से जॉन जोन्स मुझे नहीं लग रहा कि ये UFC 295 के बाद वो रिटायर करने वाले हैं। मुझे लगता है वो और भी फाइट्स करने वाले हैं। तो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी भी फाइटर को अभी चांस मिलने वाला है पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग में, बशर्ते जॉन जोन्स यहाँ पर अपनी फाइट हारते नहीं है। तो बाकी मैंने आप सबको यहाँ पर अपना ओपिनियन बता दिया। अब आप सब मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जॉन जोन्स यहाँ पर होने चाहिए नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड या इस्लाम महाचेव होने चाहिए। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाइयों, अब बात करते हैं यहाँ पर हमजा चिमाएव से रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी हो रही है यहाँ पर UFC के अंदर। तो UFC 294 का जो पोस्ट फाइट स्पीच था वहां पर आपने सुना होगा, एक काफी अच्छी और इमोशनल स्पीच दी थी वहां पर हमजा चिमाएव ने और काफी सारी चीजों के बारे में वहां पर बात कर दी, स्पेशली जो इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा था उसके कंटेक्स्ट में सारी चीजों को बोला गया था वहां पर। और एक मैसेज दिया था हमजा चिमाएव ने कि चाहे ज्यूश हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम्स हो, सबको एक साथ पीस में रहना चाहिए। तो यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, बट इसके बाद हमजा चिमाएव ने रशियन के अंदर अपनी एक स्पीच दी थी और एक मैसेज भेजा था। उसके जब ट्रांसलेट करा गया फाइट के बाद, उसकी ट्रांसलेट
ट्रांसलेशन निकली, तो वो सारी चीज़ों के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। यूएसए के अंदर काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूएफसी के अंदर ऐसा-ऐसा कैसे अलाउ करा जा रहा है बोलने के लिए। भाई मुझे रशियन आती नहीं है, बट जहाँ तक मैंने ये ट्रांसलेशन वाली वीडियोज़ थी और काफ़ी सारे ट्रांसलेशंस को देखा, तो उसमें यही दिख रहा है हमज़ा चिमाएव बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ चेचनिया है उनको एक मैसेज भेज रहे थे और बेसिकली ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन की वॉर में वो जा सके। यूएफसी के अंदर शॉर्ट्स पहन के लड़ना का काम नहीं है उनका, वो एक राइफल लेके जाके फ़लस्तीन के अंदर डिफेंड करना चाहते हैं फ़लस्तीन। और बेसिकली वो एक परमिशन मांग रहे थे चेचनिया के प्रेसिडेंट रमजान कादिरोव से। कि रही बात यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये उठ रही है कि हमज़ा चिमाएव को क्रिटिसाइज करा जा रहा है कि वो चेचन प्रेसिडेंट जो है, चेचनिया के जो लीडर है रमजान कादिरोव से इतने क्लोज टाइज कैसे रखते हैं। रमजान कादिरोव को एक ब्लैक लिस्टेड क्रिमिनल की तरह ट्रीट करा जाता है इंटरनेशनल सर्किट में, और कादिरोव को यहाँ पर एक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर एक वॉर क्रिमिनल और एक वॉरलॉर्ड की तरह देखा जाता है। पर हमज़ा चिमाएव की काफी सारी क्लोज टाइज है रमजान कादिरोव से। इसके कारण ही भाई न्यूज ये भी आ रही थी कि हमज़ा चिमाएव को यूएस का वीजा देने से डिनाई करा जा रहा था और काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको यूएस का वीजा लेने में। इसलिए भी ऐसा रीजन बोला जाता है कि हमज़ा चिमाएव ने पिछले 1 साल से फाइट नहीं करी क्योंकि वो यूएस जा नहीं पा रहे थे। अब एमएमए जर्नलिस्ट जैसे एरियल हेलवानी वगैरह थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करा है यहाँ पर यूएफसी का कि ये सारी चीज़ों को अलाउ कर रही है। रमजान कादिरोव का जो सन है वो डेना वाइट के साथ फोटोज़ क्लिक कर रहा है, वहाँ पर वीआईपी सेक्शन में बैठा हुआ है अबू धाबी वाले इवेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है यूएफसी को। और अब देखने वाली बात होगी कि यूएफसी इन सारी चीज़ों से कैसे डील करती है। साथ ही साथ हमज़ा चिमाएव क्या यूएस के अंदर जाके फाइट कर सकते हैं, यूएस का वीज़ा उनको मिल सकता है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स जैसे उन्होंने दिए हैं उसके बाद यूएस वीज़ा मिलना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। साथ ही साथ उनकी क्लोज टाइज है रमजान कादिरोव के साथ, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और भाइयों इस चीज़ के ऊपर आप सबको अगर एक फन फैक्ट बताऊं तो यूएफसी के अंदर जितने भी फाइटर्स फाइट करते हैं वो कोई यूएफसी के ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह रहते हैं यूएफसी के साथ। तो यूएफसी यहाँ पर ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती है, ये इनफैक्ट ऐसा भी बोल नहीं सकती है हमज़ा चिमाएव को ये मत बोलो वो मत बोलो, क्योंकि यूएफसी का कोई कंट्रोल नहीं है हमज़ा चिमाएव के ऊपर, क्योंकि हमज़ा चिमाएव यूएफसी के एम्प्लॉय नहीं है। और एक कंपनी अपने सिर्फ एम्प्लॉय को यहाँ पर चीज़ें बोल सकती है कि आप ऐसे चीज़ें नहीं बोल सकते ऑक्टागन के अंदर वगैरह वगैरह या अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक एम्प्लॉय को अगर ऐसा बोलने के लिए फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स देने पड़ेंगे यूएफसी को, हर एम्प्लॉय को, जैसे इंश्योरेंस हो गया बाकी सारी चीज़ें होगा, और यूएफसी ये सारी चीज़ें देती नहीं है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमज़ा चिमाएव के इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से फंस चुके हैं डेना वाइट और यूएफसी, और देखने वाली बात होगी कि आगे जाके इसको कैसे हैंडल करा जाता है और कैसे चीज़ें प्रोसीड आउट करी जाती है। बाकी भाइयों आप सब अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो वो भी आप मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। देन वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।